हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन पार्ट 5। पार्ट 4 में आपने अभी सीखा था अवतल दर्पण की 6 स्थितियां। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां ही हमारा रिमोट का काम करेंगी आगे का पाठ पढ़ने में। इसलिए उन स्थितियों को बिल्कुल रटे रहना। हम आपसे बीच बीच में उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है। अब अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। हमने 3 लिख दिए। देखिए, अवतल दर्पण का पहला उपयोग है चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने में। जब आप दाढ़ी वगैरह बनाते ना, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे को सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। नंबर 2, डॉक्टर मरीजों के दांतों का आपने देखा होगा। डॉक्टर एक ऐसे डालता अंदर और उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, तो उससे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में होता है। नाक कान गले की जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, देखिए आपने टार्च देखी होगी, उसके पीछे ऐसा तवासा लगा रहता ना। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्चलाइट और मोटर कारों में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज बनाने में। आप पीछे टार्च के पीछे, आप बल्ब के पीछे वो लगा देंगे तो एक अच्छा प्रकाश सामने की ओर जाता है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग है चेहरे का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने में। नंबर 2, डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, ठीक है, करता है। और नाक कान गले की जांच करने में भी उसका उपयोग करता है। टार्च, सर्चलाइट, मोटर कारों में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये भी आप उतार लीजिए। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आपने पढ़ा था कि कांच का एक खोखला गोला था, आपने उसको ऐसे ये काट दिया था। अगर आप उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और दबा हुआ भाग परावर्तक हो तो ये अवतल दर्पण कहलाता था। अवतल दर्पण। अगर आप दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और उभरा हुआ भाग परावर्तक हो, माने चिकना हो, तो इसे आप उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण के बारे में आपको बताएं। उत्तल दर्पण के, आप ये ना, ये उभरा हुआ भाग है। उत्तल दर्पण के, जो उत्तल दर्पण है ना, उभरे हुए भाग के मध्य बिंदु को, केंद्र को आप ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उस गोले को केंद्र को उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं।
मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई, ऐसा लग रहा है ये यहाँ से आती हो, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, जिसके मध्य में आपने फोकस कह दिया। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसके सूत्र देखिए, सूत्र हैं, यहाँ देखिए क्या करना, ये हो गया, लो कोई 6 सेंट यहाँ पर सी ले लेना, 6 सेंटीमीटर का चाप लगा ले तो ये पी आ जाएगा, इसके मध्य में एफ आ जाएगा। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये तो डॉट डॉट हो रही और ये डार्क हो गई। जब मुख अक्ष के समांतर किरण चलती है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तित हुई तो ऐसा लगता है फोकस से आ रही हो। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2 फॉर्मूला है, ये P है, ये C है, इसके मध्य में F है। नंबर 2 है वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन्हीं 2 फॉर्मूलों से आपका काम चल जाएगा। अवतल दर्पण में स्थितियां नहीं होती, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में आपकी 6 स्थितियां थी, 6 कंडीशन में आपने बनाया था चित्र। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कोई स्थिति, जहां चाहे वस्तु रख लो, आपको 2 फॉर्मूले लगाना है। एक तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए, वस्तु को आप जहां चाहे रख लीजिए, ये जहां चाहे, सब पोजीशन नहीं होती। अवतल दर्पण में आप वस्तु, उत्तल दर्पण में आप कोई पोजीशन नहीं होती कि वस्तु कहाँ रखा जाए। उत्तल दर्पण में यदि एक वस्तु, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आप क्या करेंगे, कहीं भी रखी है वस्तु तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वक्रता, देखो, सिर से मुख अक्ष के समांतर। अब बताइए, सिर से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, देखिए, सिर से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, देखिए ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी ये किरण, सिर से वक्रता, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई। ये कहाँ जा रही थी? वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी। सिर से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए देखिए, ये वापस लौट रही और देखिए ये वापस लौट रही। ये परावर्तित किरण है और देखिए ये परावर्तित किरण, देखिए यहाँ काट रही हैं। जहाँ परावर्तित किरणें काटें वहाँ पे होता है सिर और मुख अक्ष पे होते हैं पैर। ये है सिर और ये है पैर। देखिए दर्पण किस तरफ बन रहा,
आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आप जहाँ चाहे वस्तु को रख लीजिए, उत्तल दर्पण में आप कहीं भी वस्तु को रख लीजिए, पोजीशन नहीं होती है। आप उत्तल दर्पण में जहाँ चाहे वस्तु को रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और हमेशा P और F के बीच में बनेगा। यदि आप उत्तल दर्पण के और समीप वस्तु को लाते जाएं या आप वस्तु को दूर ले जाएं, प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, मैक्सिमम F तक बनेगा, मैक्सिमम F तक बनेगा। F के बाद प्रतिबिंब नहीं बनेगा कभी। ये वस्तु प्रतिबिंब में और खिसक सकता, लेकिन F के बाद नहीं खिसकेगा, ध्यान रखना। तो उत्तल दर्पण से क्वेश्चन आएगा, यदि उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आप उत्तल दर्पण से आप कहीं भी वस्तु को रख लीजिए, उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु को रख लीजिए। ये रख दी वस्तु हमने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण, सिर से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली किरण, देखिए ये दर्पण टकराई और वापस लौट गई, ये लौट गई। ये परावर्तित किरण है और देखिए ये परावर्तित किरण है। ये कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है, ये सिर हो गया और मुख्य अक्ष पे पैर। देखिए आभासी दर्पण की इस तरह बन रहा ना, तो आभासी है। और चूंकि देखिए सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो सीधा है और छोटा है और P और F के बीच में है। अगर आप उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा होगा। उत्तल दर्पण में कोई कंडीशन, केवल एक कंडीशन होती है। तो आप इस चित्र को 2 बार बना के लाइए। एक में वस्तु को थोड़ा दूर रख लीजिए, एक में थोड़ा सा और पास में लाइए। देखें ना आप कि वस्तु फोकस के नज़दीक तो आएगी, लेकिन फोकस के इस तरफ उसका प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होती है, जहाँ चाहे वस्तु को रख लो। अवतल दर्पण में तो 6 कंडीशन थी कि पहले वस्तु को आपने P और F के बीच में रखा था, फिर वस्तु को आपने F पर रख दिया, फिर C और F के बीच में रखा था, फिर C पे, फिर आपने C के बाहर रख दिया था, फिर अनंत पर रख दिया था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर जहाँ चाहे वस्तु को रख लो, हमेशा प्रतिबिंब C और F के, हमेशा प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। इनको आप उतार लीजिए। देखिए, उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये प्रूफ करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे आपको वक्रता त्रिज्या 60 दे दी जाए तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 60/2। या फोकस दूरी दे दिया जाए तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। फोकस दूरी की दूनी होती है वक्रता त्रिज्या। ये हम प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। ये P, ये C, इसके ये F है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए, दर्पण के किसी बिंदु से आप वक्रता केंद्र को मिला दीजिए, तो ये अभिलंब होगा। देखिए, ये आपाती किरण है, इसको अभिलंब को आगे बढ़ाइए। ये आपाती किरण है, ये परावर्तित किरण है। और देखिए, दर्पण के बिंदु से आप अभिलंब, दर्पण के बिंदु से आप वक्रता केंद्र को मिलाइए तो अभिलंब हो गया। तो ये आपतन कोण I होगा। देखिए,
ये परावर्तन कोण आर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर। यहां देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, परावर्तन के नियम से, दिख रहा, परावर्तन के नियम से। ये आपातीकरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये निकल गई, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण के बिंदु से आप वक्रता केंद्र को मिलाइए तो ये अभिलंब होता है। आपातीकरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप देखिए थोड़ा सा आई इक्वल टू आर, अब आप देखिए आई इक्वल टू 1, इसको आप 1 मान लीजिए। यदि आप पूरा चित्र मिटा दीजिए, देखिए संगत कोण आए ये, इसको हम देखिए मिटा रहे हैं, चित्र को हम वापस करेंगे अभी यार, इसको मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। देखिए अब देखिए आपको संगत कोण नहीं दिखे, देखिए ये समांतर थी कि नहीं थी, और देखिए इसको काट रहे हैं, नहीं दिख रहा? चित्र वापस कर दीजिए, देखिए आई इक्वल टू 1 दिखा, संगत कोण, ये समांतर रेखाएं और इतरेक रेखाओं ने काट रही है। आप लिखिए आई इक्वल टू आर, क्योंकि आई इक्वल टू एंगल 1, ये संगत कोण है, दिख रहा है संगत कोण, संगत कोण। हम चित्र पूरा कर रहे हैं वापस, यहां देखिए आई इक्वल टू आर परावर्तन के नियम से, परंतु आई इक्वल टू तो 1 है, संगत कोण है, इसलिए एंगल आर इक्वल टू एंगल 1, LHS समान है तो RHS समान हो गया। अब आप लिखना कि आर इक्वल टू तो 2 है, एंगल 2 शीर्षाभिमुख कोण, देखिए एंगल आर एंगल 2 के इक्वल है, परंतु एंगल आर इक्वल टू एंगल 2 शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल आर एंगल 2 के इक्वल है, शीर्षाभिमुख कोण है। बताइए, इसे 2 मान लीजिए, आप लिखिए 1 और 2 से LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होंगे, 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गए, इसे M लिख दीजिए। इसलिए त्रिभुज MCF में, त्रिभुज MCF में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो 1 की अपोजिट साइड MF इक्वल टू 2 के अपोजिट साइड CF। अब आपने को लिखा जो MF लगभग PF के बराबर होता है, ये कंडीशन होती है, ये तभी प्रूफ होगा जब MF PF के इक्वल, ये आपको शर्त लेना पड़ेगी, क्योंकि MF PF के लगभग इक्वल होता है। ये MF और PF लगभग इक्वल होना चाहिए, तो आप MF को PF लिख देंगे, इसलिए CF इक्वल टू MF को क्या लिख देंगे आप PF, MF PF लिख दिया इक्वल टू CF आ जाएगा। अब आप क्या करना, दोनों ओर PF जोड़ने पर, जोड़ दिए PF, इस तरफ PF जोड़िए तो PF प्लस PF होगा, इसमें PF जोड़ दिया, PF प्लस PF, इसमें PF जोड़िए CF प्लस PF होगा, ये हो जाएगा आपका 2PF, और CF में PF जोड़ेंगे तो हो जाएगा CP, तो PF इक्वल टू CP अपॉन 2, PF को लिख देना आप फोकस दूरी,
पी एफ फोकस दूरी, सी एफ हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या बट अपॉन 2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, प्रूफ हो गया। एक बार फिर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात, और एम से सी को मिलाया आपने, आगे बढ़ा दिया, अभिलंब हो गया। ये आपाती किरण, ये अभिलंब, तो ये आपतन कोण हो जाएगा। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो ये परावर्तन कोण हो जाएगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, परंतु आई इक्वल टू तो 1 है, संगत कोण है। देखिए ये आई इक्वल टू तो 1 है, आर इक्वल टू 1 हो जाएगा इससे, आर इक्वल टू 1 हो गया, परंतु आर तो 2 के इक्वल है, शीर्षाभिमुख कोण है। आर 1 के इक्वल हो गया था, परंतु आर तो 2 के इक्वल है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए 1 इक्वल टू 2 हो गया। 1 और 2 इक्वल हो गए। तो इस ट्राइंगल में आइए, 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 के अपोजिट साइड एम एफ, 2 के अपोजिट साइड पी एफ के इक्वल होगी। एम एफ को आप लगभग पी एफ लिख सकते हैं, इसलिए आप पी एफ लिख दीजिए, तो पी एफ बराबर सी एफ आ गया। दोनों ओर पी एफ जोड़ दीजिए, पी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ, जो 2 पी एफ, इसे सी पी लिख देंगे। पी एफ में सी एफ जोड़िए, पी एफ में सी एफ जोड़िए, पी सी हो जाएगा। पी एफ इक्वल टू पी सी अपॉन 2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपका प्रूफ हो गया। अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये प्रूफ हो गया। उतार लीजिए इसको भी। देखिए, अब हम आपको दर्पणों की कुछ चिन्ह परिपाटी समझा रहे हैं। दर्पणों की कुछ चिन्ह परिपाटी समझा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले थोड़ा आप सिंबल देखिए। जैसे आपने ये अवतल दर्पण देखा था, ये आपका P है, ये C है, मध्य में F है। आप 5वीं स्थिति का चित्र लीजिए। 5वीं स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये मिल रही है, ये 5वीं स्थिति का चित्र है। यहाँ देखिए, ये वस्तु, ये ए बी वस्तु है, A1 B1 वस्तु का प्रतिबिंब है। देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, ये तो आपको पता है ना। ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को आप U कहते हैं, U। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को आप U कहेंगे, ठीक है। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं, V। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को आप V कहते हैं, स्मॉल v। और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को आप स्मॉल f, फोकस दूरी कहेंगे, स्मॉल f। एक बार फिर देखिए, ये P है, ये C है, मध्य में F है। यदि वस्तु को आप यहाँ रखते तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती, वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाती। ये बताइए, ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, U। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है। और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी F कहलाती है।
अब आप U, V और F समझ गए होंगे। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, आपने इतनी स्थितियां बनाई हैं, वस्तु को आपने हमेशा दर्पण के इस तरफ रखा है। हाँ, प्रतिबिंब कभी इस तरफ बन जाता है, कभी इस तरफ बन जाता है प्रतिबिंब। देखिए इस कंडीशन है प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा, इस कंडीशन है प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा। यानी जब वस्तु P और F के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, और अगर वस्तु P और F के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। इसके अलावा प्रतिबिंब हमेशा इस तरफ बनता है। वस्तु लेकिन हमेशा दर्पण के इसी तरफ रखी जाती है। वस्तु चाहे आप कोई, चाहे अवतल दर्पण ले लीजिए चाहे उत्तल दर्पण ले लीजिए। देखिए ये उत्तल दर्पण ले लें, चलो ये P हो गया, ये C हो गया, इसके मध्य में F हो गया। वस्तु देखिए आपने यहाँ रखी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये यहाँ देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है और ये V कहलाती है, और फोकस तक की दूरी F कहलाती है। यहां देखिए, आप सबसे पहले तो आप U समझ लीजिए। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है। हमेशा वस्तु को आप दर्पण के इस तरफ रखते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। ठीक है, ये चिन्ह पर, अब थोड़ा चिन्ह पर पार्टी पे आइए। जो यदि कोई वस्तु दर्पण, देखिए आप वस्तु को हमेशा दर्पण के इस तरफ रखते हैं, तो दर्पण के जो इस तरफ दूरियां होती हैं, दर्पण के इस तरफ जो दूरियां होती हैं वो नेगेटिव मापी जाती हैं, और जो दर्पण के इस तरफ दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। देखिए इस कंडीशन में देखिए U नेगेटिव है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U ये नेगेटिव होगी, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V पॉजिटिव होगी। देखिए U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है। इस केस में आ जाइए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U नेगेटिव है, और देखिए V भी नेगेटिव है, और देखिए दर्पण का फोकस भी इस तरफ है तो F भी नेगेटिव है। हमारा कहने का मतलब है कि यदि वस्तु इस तरफ रखी है तो U नेगेटिव होगा। U तो सदैव नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु को आप दर्पण के हमेशा इस तरफ रखते हैं। वस्तु को आप दर्पण के हमेशा इस तरफ रखते हैं। देखिए ये पांचवी कंडीशन में प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, तो देखिए V भी नेगेटिव हो गया। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है। देखिए फोकस भी अवतल दर्पण का इस तरफ है, तो F भी नेगेटिव हो गया। यहां पे आइए, अच्छा दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि वस्तु तो हमेशा इस तरफ रखी जाएगी तो U तो नेगेटिव है। लेकिन प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा इस तरफ बनता है, P और F के बीच में बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है। तो बताइए प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, तो बताइए V कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ बन रहा है। उत्तल दर्पण में U नेगेटिव होता है, V पॉजिटिव होता है, और F भी पॉजिटिव होगा। देखिए फोकस दर्पण के इस तरफ है ना, फोकस दर्पण के इस तरफ है। दर्पण के इस तरफ की दूरियां पॉजिटिव मापी जाती हैं, दर्पण के इस तरफ की दूरियां नेगेटिव होती हैं। वस्तु को आप हमेशा दर्पण के इस ओर रखते हैं, इसलिए U हमेशा नेगेटिव रहेगा। देखिए ये वस्तु रखी है आपकी, U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, लेकिन F भी नेगेटिव है। देखिए इसका फोकस इस तरफ होता ना, अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ होता, उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ होता। ये चिन्ह परपाटी कहलाती है। इसके अलावा मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां नेगेटिव होती हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो ये पॉजिटिव होगी। वस्तु की लंबाई को आप O कहते, O वस्तु की लंबाई को आप O बोलते, O, और प्रतिबिंब की लंबाई को आप बोलते I, इमेज बोलते। वस्तु की लंबाई को क्या बोलते आप? O। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, इसलिए O हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा, तो I भी इसमें प्लस रहेगा।
इस यहाँ देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए ना वस्तु, तो O पॉजिटिव होगा, और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा तो जो दूरियां मुख्य अक्ष के नीचे की होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे I नेगेटिव है, I इमेज की लंबाई नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की लंबाई पॉजिटिव है। आप ये चिन्ह परिपाटी कहलाती है, दर्पणों की चिन्ह परिपाटी कहलाती है। समझ गए ना कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी F कहलाती है। इस कंडीशन में देखिए वस्तु भी इस तरफ रखी है तो U नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब भी इस तरफ बन रहा दर्पण की, V भी नेगेटिव होगा, और देखिए आप फोकस भी आपका इस तरफ है कि नहीं है, तो F भी नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में देखिए वस्तु इस तरफ रखी तो U नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा तो V पॉजिटिव होगा, फोकस इस तरफ है तो F नेगेटिव होगा। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो जो ऑब्जेक्ट की लंबाई पॉजिटिव होगी, और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है इसलिए I भी आपका पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में भी देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के इस तरफ रखी है तो U नेगेटिव, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा V पॉजिटिव, और फोकस देखिए आपका इस तरफ है तो फोकस दूरी F भी पॉजिटिव होगी। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो O पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट की लंबाई पॉजिटिव होगी, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है I की लंबाई पॉजिटिव होगी। इस केस में आ जाइए, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो O पॉजिटिव होगा, और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई नेगेटिव होती तो I नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चिन्ह परिपाटी कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इस चिन्ह परिपाटी को देखिए, इस चिन्ह परिपाटी को आप अच्छी तरह से देखना। अभी आप कम से कम एक बार दो बार इस चिन्ह परिपाटी को फिर से देखिए कि हमने क्या समझाया है। इसको समझिए, आप समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए पहले इसको, फिर देखें। उतार लिया होगा ये आपने। देखिए ये चिन्ह परिपाटी शुरू हो गई थी आपकी। आप लोग U समझ गए, V समझ गए और F समझ गए हैं। देखिए अगर हम आपसे पूछें U, V और F में रिलेशन क्या है? U समझ गए ना, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। V समझ गया ना, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। F समझ गया ना, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, फोकस तक की दूरी। तो दर्पण के लिए ध्यान रखना, दर्पण के लिए UVF में संबंध, U समझ गए ना, V समझ गए ना, F समझ गए, UVF में संबंध। ये दर्पण के लिए 1/F = 1/V + 1/U होता है। दर्पण के लिए U, V और F में रिलेशन होता 1/F = 1/V + 1/U। ये अवतल दर्पण के लिए भी होता रिलेशन, ये उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। 1/F = 1/V + 1/U। इसकी प्रूविंग आपके कोर्स में हटा दी गई है। इसकी प्रूविंग अब कोर्स में आपके नहीं है, तो इसकी प्रूविंग नहीं करना है। तो आप समझ गए ना, U दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, F दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी F कहलाती है। ठीक है, अगर दर्पण के इस तरफ दूरियां हैं तो वो नेगेटिव होंगी, इस तरफ की दूरियां पॉजिटिव होंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयां पॉजिटिव होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयां नेगेटिव होंगी। ये चिन्ह परिपाटी कहलाती है, ये UVF में संबंध है। देखिए अब इसके आगे हम आपको आवर्धन समझाएंगे, जो कि पाठ का एंड हो जाएगा। इसके बाद कुछ संख्यात्मक क्वेश्चन है। ये पहला पाठ आपका समाप्ति की ओर जा रहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। जितना हमने पढ़ाया है उतने ही में से पेपर में आएगा। थोड़ा सा आप इसकी संख्यात्मक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे। देखिए पार्ट 5 भी आपका यही समाप्त हो जाता है। पार्ट 6 के में हम जो आपको आवर्धन पढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे।
मैथमेटिकल क्वेश्चन, संख्यात्मक क्वेश्चन आपको जो 100% पेपर में आते हैं वो बताएंगे। ये उतार लीजिए। बस, धन्यवाद।